सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं चित्रा मुग्दल जी द्वारा रचित कहानी आंगन की चिड़िया। कुइयां के स्थिर जल से टकराई कलसी सा भकभकाया जी डूबने को हो रहा था। भक भक भक। कार्तिक पूर्णिमा का नहान अभिशेष है, मगर उतरती दोपहरी अचानक गहराते घटाटोप से संवलाई कसैली मनहूसियत छींटती दबे पांव घर में दाखिल हो चुकी है। ऋतुएं भी छुट्टा छोर सी जब चाहे भेष बदल लेती हैं कि आंखें आसमान से टिका उनकी नब्ज ढूंढते रहो। ऐसे रंग बदलते महीने उन्होंने पहले तो न देखे थे। बिजली का बिल भरने जाना था, सो यही कहकर घर से गए हैं पाठक जी कि वापसी में नया बाजार मोहरकर की गली में मेजर अवताड़े के घर से होते हुए आएंगे। 2-4 बाजी उनके संग जमाएंगे ब्रिज की। कैंटीन से सामान मंगाने वाली लिस्ट जो बनाई है उन्होंने, उसे भी मेजर साहब को पकड़ाते आएंगे। कैंटीन में ज़रूरत की चीज़ें किफ़ायती दामों में मिल जाती हैं। अवकाश प्राप्ति के साथ ही यह सब भी सोचना पड़ रहा है। वैसे छठा पे कमीशन आ रहा है, लागू होते ही हाथ सिकोड़ने से खासी राहत मिल जाएगी। पाठक जी उत्साह से भरे हुए हैं, गुणा भाग में लगे रहते हैं। जब से लागू होगा पिछले बकाये की तगड़ी रकम हाथ आएगी। दीवू के ब्याह लगन की चिंता से मुक्त हैं। पाठक जी के घर से निकलते ही दीवू यानी कि उनकी दिव्या का फोन आया था गुड़गांव से। स्वर उलझन में डूबा हुआ सा महसूस हुआ और बोल असमंजस से घिरे हुए। कह रही थी जिन 3 लड़कियों के साथ वह साझे का फ्लैट लेकर रह रही है, उनके साथ अब उसका निवाह संभव नहीं है। देखा नहीं था उन्होंने आने पर उन कामचोरों को? कल रात तो हद ही कर दी शांभवी ने। मैं क्यों उसकी एस्ट्रे से सिगरेट के टोटे और राख झाड़ती फिरूं? क्यों सहूं उसकी जातियां? क्यों झेलूं उसके ऐब? 6,000 अपने हिस्से का दे रही हूं हर महीने। 10,000 और मिलाकर अपना अलग घर ना ले लूं? सुर के उखड़ेपन ने उन्हें सतर्क किया। दबी जुबान से उन्होंने अपनी असहमति दर्ज करवाई। अकेले रहने और 3 के संग साथ रहने में फर्क है दीबू। रही ऐब की बात तो सुन लो। जब 4 जने मिलकर रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के छोटे मोटे ऐब झेलने ही पड़ते हैं। हमने भी झेले हैं। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रही थी और हॉस्टल में रह रही थी तो मेरी रूम पार्टनर थी बानी को पान खाने का शौक हुआ करता था। पान और पनडिब्बे भर का ही शौक होता तब भी गनीमत थी। 120 नंबर तम्बाकू के ऊपर लगाती थी राजरतन किमाम। सिरधना से लेकर ओढ़ने वाली चादरों तक में किमाम गमकता रहता था। मैं परेशान। हफ्तों अगरबत्ती के पैकेट फूंक डाले थे। कमरा बदलवाने तक की धमकी दी थी। हाँ, पढ़ाई में अव्वल थी बानी। तुम और कर भी क्या सकती थी माँ? बाहर किराए का मकान लेकर रहना तुम्हारे लिए संभव ही नहीं था। नाना जी की हैसियत तो थी ही नहीं। सनाका खा गई। यह कैसी भाषा बोल रही हो तुम? रात वह चुड़ैल मेरे बिस्तर में घुस आई। घुसने की कोशिश तो उसने पहले भी की थी। फोन काट दिया गया। अकबकाई सी वह कुछ समझ ही नहीं पाई। कुछ देर तक उसने फोन के दोबारा आने का इंतजार किया। रोज वही फोन करती है। कट जाने के बाद या काट दिए जाने के बाद भी वही दोबारा मिलाती है। कह रखा है उसने, दफ्तर ने उसे मोबाइल दे रखा है। इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है शांभवी? जब तक आंटी हैं घर में बाजार से मछली नहीं आएगी। बंगाली लड़की के लिए मछली और भात के बिना खाना खा पाना संभव नहीं है। उन्होंने समझाने की कोशिश की थी शांभवी को। वे लोग निश्चय ही घोर शाकाहारी हैं खान पान में, मगर कोई उनके साथ बैठकर जो चाहे सो खाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। सिगरेट भी शांभवी को कभी अपने सामने पीते हुए नहीं देखा। अलबत्ता एस्ट्रे खूबसूरत सी उसके कमरे में रखी हुई है, वो अवश्य देखी थी उन्होंने। तब यही महसूस किया था कि घर की टूटन से छीजी हुई बच्ची है। महानगर का अकेलापन कब कौन सा रूप धर लेता सा चिपक जाएगा, कहना मुश्किल है। रही बात दीवू की, तो उनकी और पाठक जी की निरंतर यही कोशिश बनी हुई है कि वह दोनों अपनी इकलौती संतान को ग्वालियर और दिल्ली की दूरी कभी महसूस न होने दें। IMT गाजियाबाद में MBA कर रही थी वह। तब भी उनकी भागदौड़ बदस्तूर जारी थी। मायके और ससुराल वालों ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि बच्ची को अकेले दिल्ली काहे भेज रहे हो? नौकरी वहीं करवानी है तो यहाँ की रिहाइश छोड़ दिल्ली ही मकान क्यों नहीं खरीद लेते? अनिरुद्ध तो अब रहा नहीं। किस किस से तर्क वितर्क करते और बताते कि बेटे के लिए बुने गए सपने भी अब बच्ची की उठान में सलमे से टक गए हैं। वैसे भी वे लोग जीवन भर दीवू के साथ चिपके रहने से तो रहे। ग्वालियर क्यों छोड़ें? 4 कदम है बाजार और अटारी के मुंडेर लांग भर भरे हैं सारे अपने।
गुहार लगाओ कि भर भरा के देहरी पर सब हाजिर। पलट का फोन नहीं आया दीवू का, तो उन्होंने स्वयं फोन कर लेना मुनासिब समझा। टेका पाने के लिए आंधर सा दीवार टटोल रहा है मन। हाँ माँ बोलो, व्यस्त भाव ने टोह दी। घिरी हुई है शायद दीवू, उन्हें कौन लंबी बात करनी है। सीख से उठा कन खजूरे को उनकी ओर उसने ही तो उछाला है। सुन, तूने जो कहा, गलतफहमी भी तो हो सकती है तेरी। गलतफहमी माने सहेली के संग गलबैयाँ डाल के सोया नहीं जा सकता। उनकी नादानी पर तरस खाती चप्प सी ध्वनि उनके कान में सरकी। छोड़ो माँ, अब इतनी भी नादान नहीं मैं कि मकसद ना भाप सकूं। 36 साल पुराना है उनके निवाड़ के पलंग का गद्दा। ब्याह के समय धुनकवा के भरवाया गया था। रुई गठिया रही है, धुनकवाना जरूरी है। कब से टल रहा है मामला। खोल के लिए मोटा पटरी वाला कपड़ा खरीदना होगा, तभी तो धुनकवा के भराया जा सकेगा गद्दा। उनकी तरफ कुछ अधिक ही पठारी हो रहा है, पीठ में दर्द उठने लगता है। वैसे गद्दा इतना भी बुरा नहीं जितना अभी चुभ रहा है। कल दोपहर चैन की नींद सोई है वो इसी गद्दे पर। उठी बिस्तर पर से और बिजली का स्विच ऑन कर दिया। अंधेरा रात के अलावा बर्दाश्त नहीं होता उन्हें। बाहर बरामदे में आकर खड़ी हो गई, कहीं बूंदाबांदी न शुरू हो जाए, आसार तो कब से डराए हुए हैं। भीतर मुड़ने को हुई, मगर अगले ही पल पलट कर रेलिंग से आ टिकी। रेलिंग हिलाने से हिलती है, ठोका ठाकी से दुरुस्त नहीं होने वाली। नए सिरे से उघड़वा कर लगवानी होगी। अभी इधर ही ढीली हो आई है। अनिरुद्ध और दीवू छुटपन में इसी पर घुड़सवारी किया करते थे। चलो, कुलच्छनों से दूर है दीवू, अपनों को सुनाया उन्होंने। उनके बेचैन होने से क्या होगा। अपनी परेशानियों का समाधान बच्चे अब स्वयं खोजने लगे हैं। समझना तो बड़ों को है। ज़रूरत ना होते हुए भी अपनी परेशानियों का गुणा भाग क्यों करते रहते हैं। अनमनाहट को घूंटना होगा। आएंगे जब आएंगे पाठक जी, अपने लिए तो वह चाय चढ़ा ही दे। बुरी आदत है पाठक जी की भी, मोबाइल जेब में रखने के लिए तैयार ही नहीं होते। दीवू ने जबरन खरीदवा दिया है, तब भी वही पर्स में डाले घूमती हैं। भरोसा नहीं पाठक जी का, आते ही पकौड़ों की फरमाइश ना कर दें। घिरे कसैले मौसम में उन्हें अक्सर पकौड़ों की सूझती है। बाप के दाहिने है दीवू, पकौड़ों की शौकीन। शिकायत करती है दिल्ली में बेसन फेंटने की जहमत नहीं उठाते लोग, सोडा डालकर पकौड़े तल लेते हैं। उसे फिंटे बेसन के पकौड़े बहुत पसंद हैं। दिल्ली में भी घटाटोप छाया हुआ होगा क्या। 1.5 महीने बाद दीवू ने उन्हें मोबाइल पर सूचित किया। उसी कॉलोनी से लगी दूसरी कॉलोनी में उसने 2 शयन कक्षों वाला एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया है। अग्रिम दे चुकी है वह। किराए की रकम 18,000 रुपये प्रति माह सुनकर उनके मुंह के बोल चुक गए। महीने भर पहले उसने इत्तला दी थी उन्हें कि उसने पुराने मकान मालिक को सूचित कर दिया है कि वह इस व्यवस्था में रहने की इच्छुक नहीं है। अब चौथी लड़की बतौर किराएदार वह चाहें तो स्वयं तलाश लें या उन तीनों के जिम्मे छोड़ दें, वह जाने। परेशानी यह थी कि मकान उसे इफ्को चौक के आसपास ही चाहिए था। दफ्तर की गाड़ी सुबह वहीं से उसे लेती है और वापसी में ठीक उसी ठिये पर उतार देती है, 2 अन्य सहयोगियों के साथ। फिर उद्दंडता तो नहीं कि शांभवी ने पूछे बिना नहीं रह पाई थी उससे। सबक सीखने से डर गई होगी। कैसा सबक? वही जो मैं सिखाती उसे। जाने क्यों परसों लगा था ऐसा कि हेलो के बाद कट गया फ़ोन शांभवी का था। हो सकता है उसी ने किया हो। अभी परसों ही तो उसने कहा था घर से निकलने से पहले, आंटी की याद आ रही है। मन में आया था कि फ़ोन कर लूँ उसे। माँ क्यों बात करोगी उससे, इडियट प्रपंची है वो। तर्क मुखर होने से पहले पाया उस और दीवू है ही नहीं। उसकी इस आदत से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। किसी के सामने आने पर फ़ोन बंद कर देना और उसकी न सुनना और बात है, किंतु अपनी टिप्पणी के विरुद्ध तर्कों का सामना करने से मुंह मोड़ना उद्दंडता। उद्दंडता कैसी? पाठक जी सुनकर हंस पड़े थे, कन्नी काटने वाली हंसी। सयानी हो गई है बच्ची, सीखों के पुलिंदे पकड़ाना बंद करो अब। शांभवी को प्रपंची कह रही है तो लगी होगी उसे प्रपंची। मुझे तो नहीं लगी। तब नहीं रही होगी, अब हो गई होगी। खींच हो आई उन्हें, समझ ही नहीं रहे। स्वर उग्र हो आया। 4 बच्चों की माँ तक दिल्ली में अकेले घर से निकलने में डरती है, ऊपर से यह जिद्दन मानने को तैयार ही नहीं। साथ नहीं रहना उन लड़कियों के तो ना रहे, पेइंग गेस्ट होकर रह ले किसी भले घर। नहीं झेलना होगा उसे औरों को, उसकी मर्जी। उसका सोचना गलत भी नहीं लग रहा कि हम लोग आते जाते रहेंगे उसके पास। वह तो अब भी आते जाते रहते हैं, अब और तब में फ़र्क होगा ना। तब हम जब तक जी चाहे बेटी के पास रह सकते हैं। उन्हें याद आया, MBA पास करते ही हॉस्टल से सामान उठाया नहीं था कि सूचना मिली
कि एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में दीवू की 3.5 लाख रुपए सालाना की नौकरी लग गई है। हालांकि साल भर का प्रोबेशन पीरियड है। पाठक जी के पर लग गए थे। दिन भर डायरी खोले बैठे रिश्तेदारों और अजीजों को फ़ोन लगाते रहे, अपना छल छलाता गर्व बांटने को। गर्व में ऊब चूब होते सभी इसे कह रहे थे, भाई साहब लड़का दीवू से 21 हो तभी बताएं हमें। दूसरे दिन नया बाजार के चौक पर स्थित हनुमान लड्डू भंडार से असली घी के आधा किलो के डिब्बे तुलवाए गए थे और चिलचिलाती धूप की परवाह न कर रिक्शे में लद कर कंपू तक बटे थे। उनके लिए विशेष रूप से गर्मा गर्म तुलवा लाए दीवू की पसंद के बरई वाले गुलाब जामुन। विशेष छूट चाहिए थी अपने खाने के लिए। उन्होंने हंसते हुए छूट दे दी, पानी में धोकर खा सकते हैं। पिछले हफ्ते ही पाठक जी की मधुमेह की जांच करवाई थी, नाश्ते से पहले और तगड़े नाश्ते के बाद। आश्वस्ति हुई कि रक्त में चीनी नियंत्रण में थी। पलटकर तसल्ली थमाई खुद को। 18,000 कौन ज्यादा है दीवू के लिए। दीवू का खर्च सुनते ही बिरझा उठती हैं, मानो स्वयं उनके पांव चादर से झांकने लगे हों। अपने को खूंद रही हैं तो यह भी महसूस हो रहा है। इन ऊपरी बातों के बहाने असल में निरंतर चुभ रही है उसके अकेले रहने की जिद। दीवू ने आगे यह भी बताया कि उसके लिए यह प्यारा सा फ्लैट तलाश करने में उसके आईएमटी के सहपाठी विकी यानी कि विवेक साहनी ने बहुत मदद की, वरना दलालों के चक्कर खासी मुसीबत होते हैं। विकी भी गुड़गांव में ही है, एक जर्मन फर्म में काम कर रहा है। प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुका है। विकी का पैकेज उसके अनुबंध से कम है। उसके बारे में तुम्हें बताया था ना माँ? उन्होंने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश की। कब दीवू ने उन्हें विक्की उर्फ विवेक साहनी के बारे में बताया था? भूलने की बीमारी तो उन्हें है नहीं, पाठक जी को जरूर है। उनके प्रसन्न रहने का राज भी शायद यही है। पिछली बार दिल्ली आने पर विक्की से मिलवाया क्यों नहीं? आवाज़ के उखड़ेपन को भरसक दबाने की कोशिश की थी उन्होंने। दरदरी हंसी खनकी थी। डर लगा था। किस बात से? तुम मुझे उन भूतनियों जैसा न समझ लो। अब नहीं समझ सकती? समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। फिर डर क्यों लगा? हमेशा की भांति वह छलांग भर उनकी पकड़ से छू हो गई। सुनिए माँ, पापा है ना पास, तनिक उन्हें फ़ोन दीजिए ना। पाठक जी को फ़ोन नहीं पकड़ाया तो फ़ोन रख दिया जाएगा। गनीमत है, डर है लड़की को। डर का नैतिकता से गहरा ताल्लुक है। जब भी उसे डरा हुआ देखती हैं आश्वस्ति से भर उठती हैं। मोबाइल कान से सटा, पाठक जी चौखट से बाहर हो बरामदे में टहलने लगे। रसोई में पलटकर वे प्लेटफॉर्म की बिखराहट सरियाने लगी थी। बर्तन आहिस्ता आहिस्ता समेटती हैं, टकराने की झन्नाहट उन्हें खटकती है। बर्तनों की टकराहट को सास घर की अशांति से जोड़ती थी और बरक्कत में रोड़ा। काम निपटाते हुए हाथ उलझे हुए जरूर हैं, मगर भीतर चंबल का बीहड़ बाएं बाएं करता हुआ उग आया है। प्लेटफॉर्म पहुंचते पहुंचे को वह बुलडोजर में बदलने की कोशिश कर रही हैं। उगते डूह कद काड़े इससे पहले डाहा उन्हें समतल कर देना चाहती हैं। न चाहते हुए भी क्यों दाखिल हो जाता है बीहड़ उनके भीतर? कौन डरा रहा है? छोटे में दीवू डरकर सच बोलने लगती थी और अनिरुद्ध झूठ। दबिश बढ़ते ही अनिरुद्ध को भी पटरी पर आते समय नहीं लगता था। बच्चों को डराकर शायद वह स्वयं भयमुक्त होना चाहती थी। डर उन्हें अनावश्यक तौर पर भी तो डराता रहता है, बारहियों सा उनके भीतर भिनकता हुआ। भूं। दीवू ने नहीं किया मनुहार इस बार कि माँ तुम्हारे आए बिना गृह प्रवेश कैसे करूंगी। पापा और तुम अगले हफ्ते का दिल्ली का टिकट आरक्षित करवा लो। घर सुव्यवस्थित कौन करेगा? मुझे समय कहाँ है? चुड़ैलों वाले इस घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें तुम ही देख गई हो कि मकान मालिक ने दे रखी है। हो सकता है पाठक जी से इस बाबत बात की हो उसने। पूछने पर पाठक जी ने इनकार में सिर हिला दिया। हमें तो चिबिल्ली संता बनता के जोक से सुना रही थी। कुछ नए जोक्स SMS करेगी। कह रही है कि पापा उन्हें मैं सुना नहीं सकती। अनमनाहट में पत्नी का नमकीन चेहरा सूखी बेल पर लटकी हुई तुरई सा लटक आता है। अनमनाहट साड़ी सी हरदम लपेटे रहने की आदत कुछ ज़्यादा ही बढ़ चली है उनमें। पाठक जी ने स्वर में धैर्य की मात्रा बढ़ाई। भाई दीवू ने नहीं कहा आने के लिए तो खुद क्यों नहीं कह देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ? आगे उन्होंने जोड़ा। उनके कुछ बोलने की उतावली को खामोश रहने पर विवश करते हुए वे बोले, यह भी कह रही थी मुन्नो कि पापा अपना और मम्मी का पासपोर्ट बनवा लें, भोपाल जाना पड़े तो हो आए। लाड़ में पाठक जी दीवू को अनेक संबोधनों से पुकारते हैं। 5वें रोज फोन पर वह उन्हें कुछ फुर्सत में लगी, जबकि हेलो हाय लगभग रोज ही होती रहती है। सुन दीवू, मैं आती हूँ। नए घर की जमा जमाई अकेले तेरे बूते की नहीं है। उन्होंने यह भी बता दिया कि उसके कहे मुताबिक
मखमल की डबल बेड की रजाई का फर्द लेकर भरवा लिया है उन्होंने। रंग भी उसकी पसंद का मिल गया है। लोहिया बाजार से लोहे की छोटी कढ़ाई और तवा भी वजनदार ले आई हैं। टेंटी का किलो भर अचार उसके पापा ले आए हैं। परात, पतीले, आटा, दाल, चावल के डिब्बे, मिर्च मसाले, पापड़, मंगौड़ी, बड़ी और नया बाजार से क्रॉस स्टिच वाले चादर, तकिए के खोल आदि सब जोड़ लिए हैं। अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन पर नोट करवा दे उन्हें, साथ आ जाएगा सब। टिकट ताज से ही बुक करवाएंगी। शताब्दी से इतना सामान लेकर आना मुश्किल है। रुकना पड़ा उन्हें। दीवू ने सकुचाते हुए उन्हें बीच में टोका। अभी थोड़ा रुक जाए माँ। कारण ही तो गले का फंदा हो रहे हैं। भयंकर मारामारी है। घर की रंगाई पुताई होनी है। अगले हफ्ते वह एक अन्य विदेशी कंपनी ज्वाइन करने जा रही है। 12.5 लाख साल की पैकेज डील हुई है। पिछली कंपनी उससे पिछले महीने ही छोड़ दी थी। उन्हें और पापा को नहीं बताया तो सिर्फ यही सोचकर कि खामख्वाह उनके चैन में खलल क्यों डाले। नई कंपनी जे को ज्वाइन करते ही उसने फौरन जिनेवा जाना होगा। कंपनी की एक प्रशिक्षण योजना के तहत जिनेवा से 1.25 महीने बाद लौटना होगा। इस बीच वीज़ा आदि की औपचारिकताएं पूरी करनी है। आने की कोशिश होगी उसकी ग्वालियर, लेकिन गुंजाइश निकलती दिख नहीं रही है। उसके जिनेवा से लौट आने पर ही वे दिल्ली आने का कार्यक्रम बनाए। संभव है तब तक लोन आदि का प्रबंध कर वह अपनी गाड़ी खरीद ले। गाड़ी के बिना दिल्ली में आवाजाही कठिन है। गाड़ी चलाना सीख रही है। बाकायदा ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ है उसने। पापा से जिक्र ना करें, उन्हें चौंका देना चाहती है स्टेशन से घर ले जाकर। छोटा शहर अकेला नहीं करता, बड़ा निगल लेता है। कल रात उनकी और पापा की इतनी जोर से याद आई कि उनकी गोद की हुड़क जो मस्ती है। जिनेवा जाने से पहले फ़ोन कर उनका आशीर्वाद देगी। एयरपोर्ट से उन्हें फ़ोन करेगी। अब उससे यह ना कहने लगे कि वह ग्वालियर से उसके रास्ते के लिए खस्ता बनाकर भेज रही हैं। कोई आने वाला ना मिला तो कुरियर से सुरक्षित भिजवाने का जतन करेंगी। माँ क्यों याद आ रही हो इस वक्त इतनी ज़्यादा? सुनते ही भड़बड़ाया मन आंखों में उमड़ आया। हास्यास्पद लगने वाले उसके पापा के तमाम संबोधन उसे पुकारने के पिघलने को बेचैन हो आए उनके होंठों पर। मुन्ना, मोंटू, मोरी बिलरिया, चुनमुन, पुत्ती, पिड़कुल, पिपीलिका, बंदरिया, गुलगुल, बछिया। सिर पर भरे बादलों सा वक्त गुजरने लगा था। वक्त बहने के लिए ही तो होता है। ऐसे बहता है कि कब उम्र गुजर गई अंदाजा ही नहीं लगता। जिनेवा से प्रशिक्षण लेकर लौटी दीवू हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की यात्रा पर निकल गई। पाठक जी बात होने पर अपनी बिल्लरिया को समझाते, नित्य प्रति सोने से पूर्व डायरी लिखना ना भूले। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग एल्बम बनाना ना भूले। यह करना ना भूले, वह करना ना भूले। उधर से हाँ पापा में ही जवाब मिलता रहा होगा। बिना सुने उन्हें अंदाजा है। पिछली किसी शाम पाठक जी हुलस के मित्र मेजर अवताड़े को फ़ोन पर बता रहे थे। एक वे हैं कि एक ही शहर में घर गुसरू से बने हुए कभी बाहर निकलने की सोची ही नहीं। ग्वालियर न छोड़ने के चक्कर में उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण तबादले भोपाल जाकर राजनीतिज्ञों के दरवाजे खटखटाकर निरस्त करवाए थे। पदोन्नति का मोह छोड़ा था। देश ही नहीं घूम पाए वह, और उनकी दीवू का एक पांव हवाई जहाज में ही बना रहता है। शादी, हाँ उसकी शादी की चिंता बराबर बनी हुई है उन्हें। वे भी तो परिचित हैं उनके रायबरेली वाले बड़े मामा प्रोफेसर रामचरण तिवारी से। IAS में इसी साल चुन लिए गए सर्वेश मिश्रा के मामा के माध्यम से उन्होंने दीवू और सर्वेश के ब्याह और लेन देन के संदर्भ में बात चलाई है। तस्वीरें मांगी गई थी दीवू की तो अनुराधा ने भेज दी हैं बड़े मामा जी को। बात लड़का लड़की की पसंद पटी की हुई है। ना 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 ना, आप ठीक कह रहे हैं मेजर साहब। पसंद के बावजूद टीम टाम में लाखों ढीले करने पड़ सकते हैं। हाँ हमने भी तय कर लिया, कौन 2-4 औलादों को लग्गे लगाना है। हमें ले देकर एक दीवू ही तो है। कपड़े तह अलमारी में सरकाते हुए चिहुक कर ख्याल आया। गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर आई थी। काम से हाथ खींचकर दौड़ी तो पाया पतीले की पैंदी अंगारा हो रही है। अलमारी जब तब कपड़े रखने के लिए निकालती खोलती हूँ, बीच के कोने में हैंगर पर टंगे अनिरुद्ध के स्कूल के कोट को छूना नहीं भूलती। पलटी और शेष कपड़ों को यथा स्थान रखकर कोट को छूने लगी। वो सांस गहरा आई। कितना रुके और रुका जाए तब ना। मुंह देखे बिना सब्र नहीं बनता। जैसे विदा कर दिया दीवू को। मकर संक्रांति से पहले ही अड़ गई। खिचड़ी वहीं मनाएंगी और यहाँ निकाल कर रख जाएंगी ताकि पाठक जी हाथ लगाकर भिजवा दें नया बाजार द्विवेदी पंडित जी के घर। मोबाइल पर दीवू को सूचित कर दिया। 12 जनवरी को वह ताज से दिल्ली आने की टिकट बुक कराने जा रही हैं। कोई हील हुज्जत नहीं सुननी।
काम धंधों की व्यस्तता सभी पर लदी होती है, उसके बाहर आने जाने से उन्हें कौन सी दिक्कत है, घर है ना रहने के लिए। पाठक जी ने पहले ही साथ चलने से मना कर दिया था। पेड़े पर हरनिया गुमटे से बाहर निकल आया है। बाड़े के डॉक्टर मित्तल से निरंतर परामर्श कर रहे हैं। हरनिया के लिए बने विशेष बेल्ट को उन्होंने बांधे रखने का सुझाव दिया है। दर्द मामूली सा उठता है, उनके लौटने तक ऑपरेशन टालेंगे। प्रोस्टेट की नई समस्या शुरू हो गई है। दीवू से उनके कष्ट का रोना ना रोएं, समय पर बताना जरूरी होगा तब बता दिया जाएगा। मामूली ऑपरेशन है, नौकरी उसकी बड़ी है। बड़ी नौकरी की समस्याएं दम चूसनी होती हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी की है। सरकारी नौकरी ताजी ब्याई भैंस सी दरवाजे बंदी सदैव निश्चिंत किए रहती है। सुनकर दीवू ने अब की कोई ना नुकर नहीं की। कहा कि वह गुड़गांव से निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचकर उन्हें ले लेगी, चिंता ना करें। मौसम ने उनकी अधीरता को अनुकूलता से सहलाए रखा। आशंकाओं को परे ढकेल 2 रोज से चमकीले सुनहरे घास की चढ़त ने कोहरे को ठिठकाए रखा था। उम्मीद थी कि ताज निर्धारित समय पर निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। गाड़ी की रफ्तार जहां कहीं भी धीमी पड़ती, उनका जी बेलगाम होने लगता। पनहाई गाय सा बछिया से लिपटने को व्याकुल। अपनी आंखों पर जैसे भरोसा नहीं था उन्हें। व्याकुलता ने अपनी आंखें खोल ली थी। अंधेरे और दूर उजाले में उगती और पीछे छूटती बस्तियों को, खिड़की के मोटे कांच को भेद पहचान लेना चाहती थी वे कि दिल्ली कितनी दूर है। दीवू की गृहस्थी ढोकर ले जा रही हैं। देखते ही आंखें चमकाती अपनी चिर परिचित चिलबिले अंदाज में खुशी से उछल पड़ेगी बावली। उसकी खुशी बाड़े तोड़ती है तो वह आसमान में उड़ते गुब्बारे सी उड़ने लगती है और उसके पांवों को हथेलियों से कसकर वह भी उसके संग उड़ान भरने लगती हैं। उड़ाने कल रात भी भरी थी उन्होंने। पिछले 10 वर्षों से वह पाठक जी को मनाने की कोशिश कर रही है कि अब व्यावहारिकता छोड़कर तनिक दुनियादार हो जाएं। मगर बात उठाते ही उनका वही पुराना तोता रटंत शुरू हो जाता है। कोई कमी है हम लोगों को? ग्वालियर जैसी ऐतिहासिक नगरी में अपनी छत के नीचे बैठे हुए हैं। गुजारे को खासी पेंशन है। खासी इसलिए कि हमारे खर्ची क्या हैं। हारी बीमारी के लिए CGHS की सुविधा मामूली नहीं, तो फिर सांगीपुर की बित्तावर की जमीन बंटवा कर कौन कारों का खजाना जोहली में आ गिरेगा। बड़े भैया के लड़के ने अपना वर्तमान भविष्य सब कुछ झोंक दिया है हरहों की सानी पानी और खेत खलिहानों की गोड़ाई बोवाई में। बोलो क्या चाहती हो तुम? तन आए थे पाठक जी। बोलने में निर्लज्ज हो आई थी वे। ध्यान से उनकी सुने। अपने इधर 20 बिस्वा का बीघा होता है और 1.5 लाख प्रति बीघे का हिसाब चल रहा है। उनके हिस्से के 6 बीघे के 9 लाख बनते हैं। 9 लाख की रकम छोटी नहीं होती। जमीन की कीमत और 6th पे कमीशन के बकाये की रकम हाथ आएगी तो दीवू की भावरों की चिंता से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। IAS दामाद का सपना निर्विघ्न साकार हो सकेगा। जहां तक लड़की के पसंद आने का प्रश्न है, बेटी देख मजाल कोई मुंह फेर ले। तंग हो आए पाठक जी ने पिंड छुड़ाया। इसी हफ्ते वह बड़े भैया को गांव चिट्ठी भेज देंगे। उन्हें स्पष्ट लिख देंगे अपने हिस्से के 6 बीघा खेत वे बेचने की सोच रहे हैं। बड़े भैया चाहें तो उनके खेत स्वयं खरीद लें। उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर घर की ज़मीन घर में ही बनी रहे। आंगन द्वार बंटवाने का उनका कोई इरादा नहीं है। वैसे भी उन्हें नहीं लगता कि बड़के के तीनों बेटे स्कूली शिक्षा पूरी करके गांव में बने रहेंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण कर गांव लौटने की बात सोचेंगे। बड़के को भी आगे चलकर छोट कबू से बंटवारा करके गांव देहरी का खाता बंद कर बच्चों के संग रहने को मजबूर होना पड़ेगा। बड़े भैया का छोटा बेटा छोट कबू यानी कि एडवोकेट वीरेंद्र पाठक इलाहाबाद में वकालत कर रहा है। बता रहा था तगड़े असामियों के झूठे सच्चे मुकदमे हाथ में ना लेता वह तो वास्तविकता तो यह है कि वकालत का काला कोट खूंटी पर टांग कर नगर निगम की क्लर्की करने की नौबत आ चुकी होती उसकी। पिछले महीने ही नैनी में 1000 गज का प्लॉट खरीदा है छोट कबू ने। खरीदा होगा, हमसे तो उधार नहीं मांगा उसने। घिसे रिकॉर्ड से सूचना की दोहराहट ने पाठक जी में गुर्राहट पैदा कर दी थी। आगे इस विषय पर चुप रहना ही बेहतर लगा था उन्हें। गाड़ी तुगलकाबाद छू रही है। तुगलकाबाद पार करते ही पहियों की रफ्तार धीमी होने लगी। घंटे भर विलंब से पहुंच रही निजामुद्दीन प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करती दीवू परेशान हो रही होगी। तेज हुई दिल की धक धक उन्हें दिल के दिन ब दिन कमज़ोर होने की आशंका से भर देती है। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने में भी दम फूलने लगा है। पाठक जी को नहीं बताती इस भय से कि उनकी देह की चूलें कौन कम हिली हुई हैं। गाड़ी यहीं खत्म होती है, उन्हें हड़बड़ाने की कतई ज़रूरत नहीं, सोचा उन्होंने। रास्ते भर सामान पर नज़र गड़ाए हुए आई हैं। उतर जाएगा आराम से। अलबत्ता कुलियों का बखेड़ा जरूर है।
ग्वालियर के कुली दिल्ली से फर्क हैं। दिल्ली के कुलियों की मनमानी से भय लगता है उन्हें। पाठक जी ने चेतावनी देकर भेजा है उन्हें, उठवाई जो मांगे सो चुपचाप दे देना। खिड़की से झांकते ही दीवू ठीक डिब्बे के सामने खड़ी दिखी, लंबे से काले कोट में। कुछ लंबी हो आई सी लगी थी। पागल ने कानों को ढकने के लिए स्कार्फ क्यों नहीं बांध रखा? इतनी रात में बालों के लहराते कट कौन देखेगा? वे अपनी सीट पर ही बैठी रहीं। सीट नंबर दीवू को पता है। डिब्बे में कुली घुसते हुए नजर नहीं आए, मिल जाएंगे। जाड़े के दिन हैं। उतरती सवारियों से बचती दीवू माँ की गुहार लगाती उनकी बाहों में भरकर सिमट गई और वे गौरैया हो आईं। विह्वलता को आंखों में छलकने से बरजा था उन्होंने महसूस किया कि सीने से आ लगी बेटी संयत है। माँ, सामान? उन्होंने सीट के नीचे इशारा करते हुए उससे नीचे उतर कुली देख लेने का आग्रह किया। जरूरत नहीं है कुली की, विकी है ना साथ। दीवू की मूर्ति नजर के साथ उसने ठीक पीछे आ खड़े हुए लड़के की ओर देखा, जो उनकी नजर अपने ऊपर पड़ते ही उनके पांव छूने नीचे झुक गया। शालीन सकुचाहट से सरोबार। आंटी, आप चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएं, मैं सामान उतारता हूँ। ये सारा सामान अपना है? तो ये है विक्की उर्फ विवेक साहनी उर्फ सहपाठी मददगार, जे की सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर को घर दिलवाने वाला। प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई वे उनके निर्देशानुसार। होशियार है लड़की उनकी। सर्दी की ठिठुरती रात में जे की सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर होने के बावजूद गुड़गांव से निजामुद्दीन उन्हें अकेले लेने आना सुविधाओं से भरे शहर के जोखिमों का सामना करते हुए आसान नहीं था। सामान उतरवाने से लेकर कुली आदि के प्रबंध का जिम्मा आगे बढ़ विक्की ने ले लिया अपने कंधों पर। अच्छी मैनेजर है दीवू, सोचा उनके मन ने मन को आश्वस्त भी किया। स्कूल कॉलेज की दोस्तियां ही असली दोस्तियां होती हैं। उसकी जगह न रिश्तेदार ले सकते हैं न कार्यालयीन सहकर्मी, क्योंकि बीच में उनके न कोई स्वार्थ होता है न प्रतिस्पर्धा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में उनके गांव ज्वार के लोग नहीं रहते, मगर उनसे उन्होंने सदैव दूरी बरती है। वरना बच्चों को आगरे का ताजमहल दिखाने के बहाने वे ग्वालियर का किला देखने उनके घर आ टपकते। इस मुद्दे पर पाठक जी भी उनसे सहमत हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को भूल कर भी रिश्तेदारों की देहरी नहीं डकानी चाहिए। किताबें खोलने की बजाय बच्चे वहां घर का आटा मारते नजर आएंगे। गाड़ी विक्की चला रहा है। पीछे बैठे हुए इच्छा हुई कि विक्की के बगल में बैठी हुई दीवू से पूछ ही लें, गाड़ी अच्छी है, तुमने खरीदी है वही है ना? बिना बोले हुए जाने कैसे दीवू ने सुन ली उनके मन की बात। यह गाड़ी विक्की की है माँ। सेंट्रो में स्टील ग्रे रंग उपलब्ध नहीं था। शोरूम वालों ने कहा 15-20 रोज लग जाएंगे गाड़ी की डिलीवरी में। दिल्ली तुम मेरी उसी गाड़ी में घूमोगी? बरई वाले गुलाब जामुन लेकर आई हो ना माँ? लाई हूँ ना, प्रफुल्लित हो आया जी। दुकान से ताजे बनवा कर लाए हैं तेरे पापा। आवाज मचली। कहाँ रखे हैं? तेरे पाँवों के आगे जो लाल रंग वाला एयर बैग रखा हुआ है ना, उसी में है, सेलम वाले स्टील के बड़े कटोरदान में। सब दर का। सावधानी पूर्वक एयर बैग उठाकर गोद में रख लिया गया। गाड़ी चला रहे विक्की से अंग्रेजी में पूछा गया, गुलाब जामुन खाओगे? जाने विक्की ने क्या जवाब दिया कि उछट कर एयर बैग खोले बिना ही सगनाते कोहरे की नमी को पहुंचने लगी। दीवू का उछटना उन्हें रुचा नहीं। आंखें फेर उन्होंने खिड़की से सटा ली। रुमाल निकालकर खिड़की का शीशा पहुंचा। पिघली चांदनी सी सगनाती धुंध की झीनी परत के आर पार सड़कों के किनारे खुदे हुए मिले। बड़ी तेजी से मेट्रो दिल्ली को ढोने के लिए कमर कस रही है। कभी सिर के ऊपर से फ्लाईओवर गुजरते हैं तो कभी गाड़ी फ्लाईओवर की सरपीली छाती पर से फर्राटे भरने लगती है। दिल्ली की आंचली बदल रही है। ऊंची ऊंची हैलोजन के सुनहरे आलोक में स्वप्न लोक से सिरजती। आदमी पहले बदलता है या शहर? कुछ आदमी शहर को बदलते हैं, शेष आदमी शहर के बदलते ही स्वयं को बदल लेते हैं। सुनो माँ, पीछे तिरछे होकर मुड़ते हुए दीवू ने चेहरा उसकी ओर घुमाया था। मैंने तुम्हें बताया था ना फ्लैट 7वें माले पर है। बताया होता तो मुझे याद होता ना। परेशान हो रहे थे, सामान ऊपर कैसे चढ़ेगा? घर ऊपर हुआ अगर। वो हुआ ऐसा कि इसी कॉलोनी में छोटी वाली बिल्डिंग में से एक 3रे माले वाले फ्लैट को पसंद किया था पहले। लिफ्ट न होने की वजह से उसे छोड़ दिया। अपनी सीट पर सीधी हो आई दीवू। इधर व्यापी खामोशी उनके भीतर चटकने लगी। हो सकता है उन्हें भ्रम हुआ हो। विक्की को डिब्बे से सामान ढोता देखकर दीवू खींची हुई सी लगी थी उन्हें। प्लेटफॉर्म पर सामान उतार लेने के बाद ही जाकर कुली मिला था। पाठक जी की पुरानी पैंटों से सिले हुए झोलों का सदुपयोग भी अखरा होगा उसे। एल्यूमिनियम का पुराना ट्रंक देखकर बिदकी होगी। भारी भरकम डबल बेड की रजाई सुरक्षित लाने का और क्या तरीका हो सकता था?
पिछले महीने ही कैंटीन से 2 बढ़िया एयर बैग मंगवाए हैं पाठक जी ने, लेकिन उन्होंने उन्हें हाथ नहीं लगाया था, खरोच पड़ने के अंदेशे से। कड़ाही, तवा, चिमटा पुराने झोलों में ही भले। यह क्या जाने गृहस्थी के झंझट। घर ले लेने भर से घर बस नहीं जाता। वे तो अपने संग नींबू निचोड़ने की नींबूदानी तक लेकर आई हैं। कब किस चीज़ की ज़रूरत आन लगे कौन जाने। उसके ब्याह के लिए उसके पैदा होते ही वह चीज़ बस जोड़ने संजोने लगी थी। उन्हें तो अपनी 38 साल पुरानी गृहस्थी में भी लगता रहता है कि वे अब तक अपनी बैठक को उस तरह नहीं सजा पाई जिस तरह सजाना चाह रही थी। बस आ गए माँ, वह रहा सामने इफ़को चौक, हम यहीं से मुड़ेंगे। मालूम है पिछली बार यहीं किसी मॉल में ले गई थी आपको। इफ़को चौक से गाड़ी बाएं मुड़ गई थी। पहुंच भी गए। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में लगातार बतियाते रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने भी अंग्रेजी में एमए किया है, मगर एक बात उनके पल्ले नहीं पड़ी। पढ़ती कैसे? खुसुर पुसुर गलबैयाँ डाले कानों को ही समझ में आती हैं। कॉलोनी बड़ी शानदार लगी उन्हें। सजावटी पेड़ पौधों से सजे धजे गुलमोहर अभी कद काढ़ रहे हैं। 2-4 वर्षों के भीतर ही रिहाइश के लिए तैयार हुई लगती है। दीवू ने घर का लैच खोला, ठिठक गई दरवाजे पर। दोनों ओर क्रिसमस ट्री के 2 गमले रखे हुए थे और चौखट के ऊपर लटक रहा था कच्छी तोरण। यहाँ कैसे आया? पिछली बार दीवू शांभवी, अनिमा और शुभ्रा के साथ मयूर विहार के निकट अक्षरधाम गई थी तो ग्वालियर के लिए हूबहू तोरण खरीदा था उन्होंने। कौड़ियों की झालर में गुथे गदराए रंग बिरंगे गेंदों के फूलों जैसे फुंदनों से अलंकृत, छोटा पर ठीक वैसी ही धज के लटके हुए नन्हे चोटीले। देहरी के भीतर पांव रखते ही एक सुरुचिपूर्ण बैठक चढ़े बसंत सी आंखों में अंज गई। उदास हो आई। उम्र की दीवार पर दरकने मुंह काढ़ने लगी हैं और उनके सपनों की बैठक सपनों में ही जड़ी, जमीन पर पांव तक नहीं दे पाई। दीवू ने उन्हें रसोई दिखाई। यह मॉड्यूलर किचन है माँ, बस फ्रिज, माइक्रोवेव अवन और वाटर प्यूरिफायर भर खरीदे हैं। गेरुए पर्दे खींच दरवाजे के कोनों में सिमट आई उनकी कोहनी पकड़कर उसने उन्हें अपना शयन कक्ष दिखाया। हमारा बेडरूम। हमारा माने? उन्हें भी वह अपने साथ ही सुलाएगी। मोटे गद्दे से सजा पीतल का शाहाना भारी भरकम पलंग। पाठक जी के साथ मुंबई के जुहू होटल में एक बार ऐसे ही शाहाना पलंग पर सोने की कोशिश में रात भर पलक नहीं झपकी थी। उनके चेहरे पर नज़र टिकाए दीवू ने उनके गालों को हल्के से छुआ। माँ, अचकचाई। बहुत कलात्मक है, बहुत सुंदर। मैं तेरे लिए धानी रंग पर कत्थई फूलों वाली मखमल की डबल बेड की बहुत प्यारी सी रजाई भरवा कर लाई हूँ, अभी निकाल कर लाई। उमक कर वे मुड़ी। रुई की? रुई की? कौन उड़ेगा रुई की रजाई माँ? रुई की गद्दे रजाइयों में डस्ट माइट्स हो जाते हैं। मैंने फोम की खरीद ली है। पर तूने ही तो कहा था भरवाने के लिए। कहा होगा, तब तुम्हारी पसंद मेरी पसंद रही होगी। दोनों हाथ नचाकर कंधे उचकाए थे दीवू ने। हतप्रभ हो उठी थी वे। सीने में अचानक चंबल के डूह भर भरा आए। कैसे बर्दाश्त करने ये उपेक्षा? अगले ही पल संभली थी। पराए बच्चे के सामने नादानी उचित नहीं। भले विक्की दीवू का सहपाठी रहा है। जो कुछ अपनी बच्ची से निपटना है उसके जाने के बाद निपटा जा सकता है। सामान जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। ठौर ठिकाने सुबह रखा जाएगा। जल्दी क्या है? वह मुड़कर शयन कक्ष से बाहर निकल आई। बैठक में रखे हुए सामान में से लाल रंग वाला मिठाई का एयर बैग ढूंढने लगी। एक अन्य एयर बैग के नीचे रखा हुआ दिख गया। उन्हें ऊपर वाला बैग उठाते देखकर विक्की उनकी मदद करने को लपक आया था। एयर बैग भी खोल दिया उसने। बैग से उन्होंने मुरैना की गजक वाले किलो किलो भर के 2 डिब्बे बाहर निकाले, गुड़ और चीनी दोनों के। इतने सामान की उठवाई ही कुली से 100 रुपये से ऊपर धरा लेता। बहुत मदद की लड़के ने। खड़े होकर डिब्बे को उन्होंने विक्की की ओर बढ़ा दिया। 1 से ऊपर हो रहा है बेटा, अब तुम भी घर के लिए निकल लो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। तभी सकुचाए से ठिठके खड़े विक्की के हाथों से गजक के दोनों डिब्बे अपने हाथ में लेते हुए दीवू ने तनिक विनीत हो आए स्वर में उन्हें संबोधित किया। माँ, मैं तुम्हें और पापा को बताने की अब तक हिम्मत नहीं संजो पाई। कई बार कोशिश की, मगर सच तो यह है कि इतने बड़े शहर में अकेले रहना मुश्किल है किसी भी लड़की के लिए। हमने और विक्की ने बिना फेरों के साथ रहने का निश्चय किया है। हम इस इंतज़ार में थे कि अब तुम आ गई हो तो हमारे संबंधों पर स्वीकृति की मोहर लग जाएगी। वे डहती सी पास वाले सोफे के हत्थे से टिक सोफे में निढाल होकर धंस गई। आइए माँ, मैं आपको बगल वाला कमरा दिखा दूँ। आपका दीवान वहीं बिछा हुआ है। पहले कुछ खाएंगी? बड़ी कठिनाई से अपने स्वर को बटोर कर होठों तक खींचा था। रास्ते में दवा खानी थी। 7 लाई कचौड़ियों में से एक निकाल कर खा ली थी।
कुछ अबोले पल उनके निकट अनमयस्क से ठिठके हुए से खड़े रहे, उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए। फिर शायद उन्हें भी महसूस हुआ होगा उन्हें उनकी मन स्थिति में ही इस जटिल समय में छोड़ देना मुनासिब होगा। उनके कमरे का दरवाज़ा उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। उनके बेडरूम का दरवाज़ा बंद होते ही उनकी नींद भी वहीं बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।